बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारकुनान इलेक्शन की तैयारी करें, अगर इसी माह इलेक्शन की तारीख ना मिली तो इसी माह असम्बलियां तोड़ देंगे। ये कहना था इमरान खान साहब का, उनका बयानिया ये था। साथ साथ खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात की बात को गुज़िश्ता रोज गलत तरीके से बयान किया गया, गलत तरीके से लिया गया। उन लोगों से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं कि जो मुल्क की दौलत लूट के मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर चुके हों। इत्तेहादी हुकूमत ने भी यही करना है, मुल्क छोड़कर बाहर चले जाना है। राना सनाउल्लाह ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना यह था कि धौंस और धमकी से मुज़ाकरात की तरफ नहीं ले जाया जा सकता। मुज़ाकरात तभी मुमकिन होंगे कि जब इमरान खान साहब संजीदगी से मुज़ाकरात पर गौर करें और संजीदा पेशकश करें। लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया कि उनका ऐसा कोई बयानिया है ही नहीं। इत्तेहादी हुकूमत के पास अब क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं असेंबली इसी माह तोड़ दूंगा। अगर वो असेंबली तोड़ने की तरफ जाते हैं तो असेंबली को बचाया कैसे जा सकता है? असेंबली को बचाने की कोशिश करेंगे, या फवाद चौधरी साहब का कहना यह है कि असेंबली अगर टूटी, इलेक्शन की तरफ अगर गए, ये लोग तो खाना खाने बाहर नहीं जा सकते, इलेक्शन की तरफ क्या जाएंगे? 70-75% मुल्क इनके खिलाफ है, इलेक्शन चाहता है, हमें वोट देना चाहता है। फवाद चौधरी साहब का बयानिया किस हद तक मजबूत है? लतीफ खोसा साहब से बात करेंगे, साबिक गवर्नर है पंजाब के, इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा है। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में एक बहुत अहम स्टोरी है, एक बहुत मजेदार इस सेंस में एक अजीबो गरीब मामला है कि एमक्यूएम अपने बानी कायद को, जिससे उन्होंने वफादारी का हलफ कुरान पढ़ लिया था, उसको उसके घर से, लंदन में मौजूद घर से और उनके सेक्रेटेरिएट यानी कि दफ्तर से बेदखल करना चाहती है। अदालत में, लंदन की अदालत में केस किया गया है। क्या केस है, तफसील से बात करेंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार होंगे। लेकिन पहले चलते हैं सरदार लतीफ खोसा साहब की तरफ। खोसा साहब, ये फरमाइएगा, आपने गुज़िश्ता रोज बयान दिया था कि गवर्नर राज लगाना इतना कोई आसान काम नहीं है, ना लग सकता है। गवर्नर राज किन बुनियादों पर, कानून क्या कहता है, कौन से ऐसे ग्राउंड होंगे कि जिसकी बुनियाद पे गवर्नर राज लग सकेगा, और आपके पास कहीं से कोई ऑप्शन है गवर्नर राज का इत्तेहादी हुकूमत के पास? पहली बात तो ये बात अंडर कंसिडरेशन है ही नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ कि मेरे बयान को भी इस तरह चलाया गया जैसे कोई ये फैसला हो गया और मैं उसके बरखिलाफ कोई राय दे रहा हूँ। ये अंडर कंसिडरेशन नहीं है, और गवर्नर राज जो है नहीं लगाया जा सकता, इसलिए कि आर्टिकल 232 और आर्टिकल 234 जो है आइन के, वो बड़ा वाज़े तौर पर है। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका एक तो ये है कि अगर आप वॉर लाइक सिचुएशन में हो, कोई जंग की सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसा जो है वो कोई वबा नहीं ऐसी फैली हुई कि आपका जो है सारा निज़ाम तात्तुल का शिकार हो गया है, और इसलिए कि सूबा जो है वो अंदरूनी खल्फशार की वजह से वो नाकाबिले जो है गवर्नेंस हो गया है। तो कोई ऐसी सिचुएशन है ही नहीं। इसलिए अगर तो कोई ये सियासी मामला चल रहे हैं तो इनके लिए गवर्नर राज हल नहीं है, ना आइन इस चीज़ का मुतकाजी है, और ना हमारे पीडीएम में कोई अंडर कंसिडरेशन है गवर्नर राज। अगर इनको अपना कोई खौफ है गवर्नर राज का तो वो भले करते रहें। तो मैंने यही कहा था कि गवर्नर राज अगर ऐसी सिचुएशन में कोई लगाया जाए तो अदालतें उसको बाहर उठा फेंकेंगी। तो गवर्नर राज का कोई वो अवामिल नहीं है जो सूबे में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। अच्छा खोसा साहब, आप और आपकी इत्तेहादी जमातें जमहूरियत के अंदर रिवायात का बड़ा तस्करा करती हैं और कहती हैं कि खान साहब रिवायात के ऊपर नहीं चलते। जमहूरियत की चलाने के लिए एक रिवायात होती हैं, जमहूरियत को चलाने के लिए ख़ास तरीक़ेकार होता है, रख रखाव होता है, मामलात होते हैं। तो कहीं पर भी ये गुंजाइश पैदा होती है कि कोई ऐसी सूरत अगर हो भी जाए तो इत्तेहादी जमातें असेंबली को बाईपास करके कोई इसी तरह के गवर्नर राज टाइप के किसी मामले पर जा सकती हैं। आप समझते हैं कि ये बात कभी कंसिडरेशन में आ ही नहीं सकती क्योंकि आप लोग जमहूरियत के ऊपर चलने वाले लोग हैं? देखिए, बिल्कुल हम तो जमहूरियत पर ही चलने वाले लोग हैं, और अभी उधर से भी मुझे जो नज़र आए हैं कोई सिग्नल्स जो हैं कि वो भी मोहतरम इमरान खान साहब भी इस चीज़ पर जो है बातचीत करने पर हैं। बात सिर्फ ये है कि हम कहते हैं कि गैर मशरूत बातचीत कीजिएगा, आप शर्तें रख कर नहीं कर सकते, आप मुतालबात तकाज़ों पर की बुनियाद पर आप गुफ्तो शुनीद करते हैं। ये शराइत की नहीं है होती बातचीत करने में कि नहीं जी पहले आप तारीख दें इलेक्शन की और फिर उसके बाद बातचीत होगी, ऐसा नहीं हुआ करता। लेकिन खोसा साहब, इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कुछ देर पहले खिताब किया है, उन्होंने वाज़े तौर पे केपी के असेंबली के लोगों से बात करते हुए कहा है कि कोई भी मुज़ाकरात की बात मैंने नहीं की, मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया है और उसके बाद जो है वो एक हवा बनाया जा रहा है।
अगर जो है वो मैंने मुज़ाकरात करने होते तो मैं इन चोरों से मुज़ाकरात ना करता कि जिन्होंने मुल्क की दौलत लूट के बाहर चले जाना है। उन्होंने ये भी कहा है कि कारकुनान तैयारी करें और इसी माह इलेक्शन की जो है वो तारीख ना मिली तो इसी माह जो है वो हम असम्बलियां तोड़ देंगे। तो अब सूरत हाल उन्होंने वाजे कर दी है जो कल से तोड़े, मामला चल रहा था। बिस्मिल्लाह करें, तोड़ें, किसने रोका है? अरे भाई, अगर आपने तोड़ना होता तो आपने बगैर कंसल्ट किए हुए इतना बड़ा आपने ऐलान कर दिया, सारी एक हिजानी कैफियत कायम करके आपने कई माह से जो है तसलसल से ये जो है मैं कॉल दे रहा हूँ, मैं दूंगा, ये हो जाएगा, दुनिया जहान के आपने कुलाबे मिलाए और आपने कहा करोड़ों बंदा इकट्ठा हो जाएगा वहाँ, सारे आओ चलो। तो फिर आपने एक ऐलान किया तो आप वहाँ कर देते, आप उनकी मशावरत से उसी दिन उसी वक्त चीफ मिनिस्टर्स को कहते और वो डिसॉल्व हो जाता। तो फिर आपको ये इस दौरान में अब आपने कितने अरसा हो गया इस पे भी आप कह रहे हैं, कभी मैं पार्लिमानी कमेटी के केपीके से बात कर रहा हूँ, कभी कहते हैं पार्लिमानी कमेटी पंजाब से बात कर रहा हूँ, कभी आप फरमाते हैं मैं चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, कभी उनके सुपुत्र और पुत्र से बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? आपकी अपनी पहले कन्फ्यूजन तो अपनी दूर कर ले, और अगर तोड़ते हैं तो कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है, आईनी अमल है, ठीक है, करें बिस्मिल्लाह, और 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएगा, इसमें कौन सी है? अगर वो समझते हैं कि मरकज भी पीडीएम के पास हो, अगर वो समझते हैं कि सिंध भी पीडीएम के पास हो, अगर वो समझते हैं बलूचिस्तान भी ना टूटा तोड़े, वो भी इनके मुखालिफ हो, और फिर भी वो समझते हैं कि यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट के जरिए उनको मस्बत नताइज की तवक्को है, तो फिर मेरे ख्याल में उनको सियासत में पहले हरमूफ अबजद की भी शायद वो फहम नहीं है। तो इस तरह से देखें, वो कैश 22 में फंस गए हैं खुद ही ये बात कह के। अच्छा, और उनके अपनी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, क्या क्या चांसेस है इमरान खान साहब के पास सियासी तौर पर कितना मुश्किल होगा ये फैसला करना, क्योंकि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का भी मामला है और असम्बली टूटने के बाद जाहिर है कि उनके पास इख्तियार भी नहीं रहेगा, हेलीकॉप्टर भी नहीं रहेगा, जलसे जुलूसों में पहुंचने के लिए शायद उन्हें किसी और से रब्ता करना पड़े, प्राइवेट जेट लेना पड़े, तो बहुत सारे मामला आते हैं, सिक्योरिटी भी नहीं मिल सकेगी, ना केपीके की सिक्योरिटी होगी, ना पंजाब की सिक्योरिटी होगी, उनके घर के बाहर लगे हुए बुलेट प्रूफ शीशे भी चले जाएंगे। तो सियासी तौर पर कितना नुकसान इमरान खान साहब को हो सकता है अगर वो इंतहाई कदम की तरफ चले जाए, असम्बलियां तोड़ दें? तो देखें, आपने जितना स्पेल आउट किया है ये पहले ही उनको ये बातें कही गई हैं, मोहतरम चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी कही हैं और उधर से खटक साहब ने भी उनको कहा है। जो सीनियर एलिमेंट है उनकी अपनी पार्टी में, जो सीनियर एलिमेंट है, उन्होंने ये बातें बावर करवाई हैं कि खान साहब आपके साथ क्या होगा आपको अंदाजा है जब ये 2 हुकूमतें नहीं होंगी। तो ये बातें जो है आप के इल्म में है, सारा कुछ है। और फिर उनको जो उनके अपने अंदर से आवाज़ें आई हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो भी रुक जाएंगे। जाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट के तो ये उसमें होता ही नहीं है, उनके दस्तरस और अख्तियार में नहीं होता कि वो कोई फैसले ले सकें या आगे बढ़ सकें, सिवाय इसके कि वो इलेक्शन की तरफ तवज्जो मबजूल कराएं। और फिर मुझे बताएं कि क्या ऐसे में इलेक्शन हो भी सकता है? उनको इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं है मोहतरम इमरान खान साहब को, तो क्या फरिश्ते आकर जो है वो इलेक्शंस करवाएंगे? फिर वो कहते हैं ईवीएम मशीन के जरिए हो। ईवीएम मशीन का अब इंदराज जो है उनके धरने से या उनके हुक्मनामे से तो नहीं हो जाएगा, वो भी तो आइन आपको उस कानून में तरमीम करना पड़ेगी। फिर आप कहते हैं 1 करोड़ जो एक्सपैट्रिएट मेरा पाकिस्तानी है, मेरा वोटर है, उनका हक राय दही के लिए भी आपको कानून को तरमीम करना पड़ेगा इलेक्शन एक्ट 2017 में। ये भी गुफ्तो शुनीद के जरिए ही आप कर सकेंगे जब आपको जो है सियासी कुव्वतें और हुकूमत जब ये ऑर्डिनेंस करेगी या जो एक्ट में तरमीम करेगी, ये भी आसमान ये हवा में नहीं होगा, फिजाओं में नहीं होगा। तो मुझे बताइएगा कि ये तमाम चीज़ें जो है, फिर उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको जो है हल्का बंदियाँ चाहिए, उनके जो है बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये कर सकते हैं, ये ऐसे ही आप करते हैं। मैं तो कहता हूं कि करें। और सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा खुद मोहतरम इमरान खान साहब की पीटीआई को होगा अगर ये तोड़ के इलेक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम जनरल इलेक्शंस तो वफाक और जो है पीडीएम नहीं करवा रही। अपने अच्छा, आप लोगों को कितना फायदा होगा कि इमरान खान साहब ये मैदान भी छोड़ के चले जाते हैं? तो आप लोगों को किस हद तक फायदा होगा, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस तो बहरहाल आएगा ना, अदम इस्तेहकाम तो, सियासी अदम इस्तेहकाम तो होगा, आपकी हुकूमत के भी चूल्हे जो हैं वो भी हिलेंगी अगर इमरान खान साहब जो है सिस्टम से निकल जाते हैं। तो आपको सिर्फ फायदे हैं या आपको भी कोई नुकसान है?
देखें, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, आके बैठें। अगर 2-3-4 महीने आगे करना पड़ता है, कोई मुज़ायका नहीं है। अगर आज भी प्रोसेस शुरू हो, तब भी ये जो है अप्रैल मई में होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। इसलिए कि 3 माह तो वैसे ही 90 दिन होते हैं, और इसके अलावा तमाम बाकी चीज़ें करनी है। 47 अरब रुपया, 47 अरब इलेक्शन कमीशन ने मांगा है, और 20 अरब इजाफी मांगा है। अब आप अंदाजा करें कि 70 अरब रुपया आपके पास है, पहले तो ये पूछें। और 5 अरब सिर्फ जो है ईसीसी ने जो है सैंक्शन किया है। 5 अरब कहाँ, 70 अरब और कहाँ 5 अरब। बिल्कुल तो ये आधा पाकिस्तान वैसे डूबा हुआ है आपका सैलाब में, तो वो भी मुमकिन नहीं है। देखें, रियलिस्टिकली आपको अप्रोच करना पड़ेगी। बिल्कुल, आपका क्या ख्याल है कि ये हिजानी कैफियत या इकोनॉमिक मेल्ट डाउन ये है, ख़त्म हो जाएगी अगर इलेक्शन का ऐलान मई में होता है? क्या ये ख़त्म हो जाएगी? ये बढ़ेगा, इसलिए कि केयर टेकर कोई फैसला नहीं कर सकती है, और बेयकीनी की सूरत मजीद इसमें जो है वो इजाफा होगा, क्योंकि उस वक्त तक बेयकीनी रहेगी जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता, जब तक उसके नताइज को तस्लीम नहीं किया जाता, जब तक एक नई हुकूमत जो है वो सेट एस्टेब्लिश हो नहीं सकती है। और नई हुकूमत भी अगर वाज़े मैंडेट लेके आएगी, और अगर फिर वही उसी तरह जो है मैं ना मानूं, एक फरीक कहेगा जो हारने वाला है कि ये धांधली हो गई है और धांधली खेलनी है, तो फिर आप अंदाजा करें कि क्या हालत हो गया हमारे इस मुल्क की और फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इत्तेहादी जमातें बाहर खाना खाने के भी काबिल नहीं है, लोग इनके ऊपर आवाजें कसेंगे, तो ये इलेक्शन की तरफ जाने से इसलिए भाग रहे हैं कि ये अवाम की तरफ जा ही नहीं सकते। तो इतनी गैर मकबूलियत का आलम है हुकूमत की। फवाद चौधरी साहब हमारी जमात में भी हुआ करते थे। मैंने खुद बतौर मरकजी सेक्रेटरी जनरल के इनको नोटिफाई किया था, मोहतरम हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पर्सनल स्टाफ के तौर पर, और ये स्पोक्स पर्सन भी कुछ अर्सा हमारे साथ रहे हैं, और इनकी सारी ज़िंदगी इनके आबा व अजदाद भी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं। देखें, गैर संजीदा हैं वो माशाअल्लाह, अगर उनको ज़रा संजीदगी से बात करना चाहिए। इलेक्शन जो है, जो जनरल इलेक्शन के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जलसे जुलूस और लॉन्ग मार्च की बिल्कुल एक मुख्तलिफ क्रीड होती है। लेकिन जब आप इलेक्शन में, आजकल कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में इलेक्टेबल्स का बहुत बड़ा रोल है। और इलेक्टेबल, मैं तो अपनी भी जो है कम आएगी की तस्लीम करता हूँ आपके चैनल पर कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इसलिए कि अब आपको जो है कम से कम 30-40-50 करोड़ रुपया चाहिए इलेक्टेबल बनने के लिए। तो ये जो आपका सारा ऐसा माहौल आ गया है, ऐसा आपका इलेक्टोरल जो है डायनामिक्स आ गए हैं कि आपको सारों को मिलकर इन चीज़ों का, खुदारा मिलकर बैठकर इसका तदारक कीजिएगा, इसका हल ढूंढिएगा, और इसको जो है तसहीह कीजिएगा। चाहे आपको जो है कट डाउन करना पड़े, एक्सपेंसेस को कट डाउन करना पड़े, या कोई जो भी आपको जवाबत बनाना हो, आपको ये मिल बैठकर पार्लियामान में ही ये बातें सारी तय करना पड़े। अच्छा खोसा साहब, एक आखिरी चीज का जवाब दीजिएगा। मोनस इलाही साहब के बयान से राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फौज के न्यूट्रल होने के मामले के ऊपर शकूक व शुबहात पैदा हुए। ये किस सेंस में उन्होंने कहा है, ये तो ज़ाहिर है कि वही वजाहत कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मोनस इलाही ने फौज के न्यूट्रल होने के जो बयानिया है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की है? देखिए, जब वो खुद कहते हैं कि उन्हें कहा, रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब ने कहा कि आप इमरान खान के साथ जाएं, क्योंकि मोहतरम परवेज़ इलाही साहब तो हमारे पास जो है मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के और पीडीएम के पास रात के 12-1 बजे तक तो मिठाइयाँ खा के और मिठाइयाँ खिलाकर चीफ मिनिस्टर बनकर हमारी तरफ से ये जाते हैं, तशरीफ़ ले जाते हैं, और सुबह दूसरे दिन दोपहर को ये मोहतरम इमरान खान की बनी गाला पहुँचे होते हैं। मोनस इलाही साहब इनको लेके जाते हैं। तो मोनस इलाही अगर कहते हैं कि हमें तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि उधर जाएं, तो फिर ये वही बताएं कि क्या न्यूट्रल ही रहे, या आपको फिर एक लीज ऑफ लाइफ दे दी ताकि आप पंजाब पर जो है पीटीआई की जो है हुकूमत को कायम कर सकें। क्योंकि जाहिर है कि अगर मोहतरम परवेज़ इलाही साहब पीडीएम के कैंडिडेट के तौर पर आते तो पंजाब भी आज पीटीआई के पास ना होता। तो इसलिए ये तो वो बताएंगे क्या वो न्यूट्रल थे या नहीं थे। अब मैं तो नहीं, आपके सारे दुनिया के चैनल्स ने देखा कि ये मोहतरम मोनस इलाही साहब ने ये बात कही,
और ये अब मोहतरम मोनस इलाही साहब एक बहुत मैं समझता हूँ बाज़िम्मेवार हैं, MNA हैं, वज़ीर हैं और चीफ मिनिस्टर साहब के साहिबजादे भी हैं। उनका यकीनन है उनके साथ, अगर वो ताया अपने उसके चौधरी शुजात के साथ सारी ज़िंदगी उन्होंने की है, परवेज़ इलाही साहब भी इकट्ठे रहे हैं, तो ये तो यकीनी बात है कि अगर दरार डाला गया है दोनों भाइयों के दरमियान यानी कज़न के दरमियान, तो वो मोनस इलाही ही की मूजद हुआ है, उन्हीं की वजह से हुआ है। बहुत तो बहुत शुक्रिया तो सरदार लतीफ़ कोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो आज के पूरे गुफ्तगू की मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी कि सरदार लतीफ़ कोसा ने किसी का नाम भी मोहतरम का सेगा इस्तेमाल किए बगैर नहीं इस्तेमाल किया। अगर इस तरीके से सियासत के अंदर बर्दाश्त का चलन होगा, एहतराम का रिश्ता होगा, तभी सियासत आगे की तरफ जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे MQM के साथ लंदन में क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। विरासत का झगड़ा लंदन की अदालत तक पहुंच गया। MQM की 7 प्रॉपर्टीज जिनकी मालियत करोड़ों पाउंड तक बताई जाती हैं, उसका झगड़ा है। MQM पाकिस्तान केस लेकर गई है। अल्ताफ हुसैन साहब का घर खाली कराना चाहती है, उनका सेक्रेटेरिएट खाली कराना चाहती है, उसके अलावा भी 5 इमारतें हैं। मिल्कियत का तनाज़ा पैदा कैसे हुआ, तमाम ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने कुछ वजाहतें की थी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे। फारूक सत्तार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक भाई ये फरमाइएगा कि ये आखिर जो प्रॉपर्टीज थी ये जिस वक्त भी खरीदी गई, जाहिर है कि आप तवील अरसे तक डिप्टी कन्वीनर रहे हैं, इन प्रॉपर्टीज को खरीदने का, परचेज करने का, बाय करने का पर्पस था क्या असल में? देखिए, मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पे अगर वहाँ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई तो उसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में अक्सर सियासी जमातों पर मुख्तलिफ तरह की पाबंदियाँ लग जाती हैं मुख्तलिफ अदवार में, और MQM भी बहुत सारी आजमाइशों और बहुत सारी मुश्किलात से गुजरी, जिसमें उसकी कई चीज़ों पर पाबंदियाँ लगीं। जैसे पहले एक खिदमत खल्क फाउंडेशन की तरफ से खाले जमा होती थी, लेकिन फिर एक वक्त आया कि उस पर पाबंदी लग गई, हमारे ट्रक दूसरों को दे दिए गए। ये उन सालों में जब हमने टेक ओवर नहीं किया था लंदन से, उससे पहले इस तरह की चीज़ें MQM के साथ KKF के साथ होती रही। तो अगर सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर ली जाएगी जिसका मकसद इन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करके या बेच के इस तरह पैसा किसी भी काम में इन्वेस्ट किया जाए जिससे माहाना और बाकायदा आमदनी हो, कुछ शोहदा के जो है वो मुस्तकिल उनके घर के अखराजात के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए, उनके इलाज मालजों के लिए, फिर जो लापता साथी उनके अहल खाना, और इसके अलावा जो उमूमी तौर पर यतीम और वुरसा और मुस्तहकीन और नादार हैं उनके लिए KKF के पास जो भी पैसा जमा हो रहा है उसको बेहतर तौर पर उसकी सरमायाकारी करके उस पैसे को ज़्यादा जो है वो उससे मज़ीद पैसा बनाया जाए। तो ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का एक काम होता है और कहीं इन्वेस्टमेंट होती है, उसका मकसद यही था, मकसद यही था। अच्छा मेरे इल्म में उसके बाद प्रॉपर्टियां बनी जी। उसके बाद फारूक सत्तार साहब आखिर कहां पर तनाजा पैदा हुआ? ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो, इनका मामला अदालत में क्यों चला गया? क्या 7 की 7 प्रॉपर्टीज जो लंदन वाली है, मैं पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज की बात अभी नहीं कर रहा, जो लंदन वाली प्रॉपर्टीज हैं उसके कस्टोडियन बानी मुत्तहदा हैं, अगर उसके कस्टोडियन वो हैं तो वो शोहदा का जो हिस्सा आप कहते हैं कि यहाँ पर आना था, KKF के अंदर खिदमत खल्क फाउंडेशन में आना था, तो क्या वो कुछ भेजते हैं यहाँ पर, या वो किसी से राब्ते में नहीं है और यहाँ पर जो लापता अफराद हैं या जिनको आप ये कहें कि जो अपनी जान की बाजी हार गए MQM के खिलाफ ऑपरेशन में या MQM की किसी सरगर्मी के नतीजे में, तो उन सारों का किस वक्त कौन वाली वारिस है? मैं देखिए आपको ये वाजे करूं कि ये जो प्रॉपर्टियां हैं वहां पर हैं। अच्छा, ये मैं अब MQM पाकिस्तान से अलग हूं 2018 से, तो ये तो MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी, उसके सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MNA है, साबिक वफाकी वजीर है, और फिर जो मौजूदा वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब हैं और जो कि राब्ता कमेटी के रुकन हैं, ये तो उन सब लोगों ने फैसला किया और उन्होंने 2020 में ये पटिशन दायर की थी। अच्छा, जबकि मेरा उस जमाने में जो मेरा स्टैंड या मेरा बयान रिकॉर्ड पर है कि मैं इसके हक में नहीं था कि हम ये प्रॉपर्टियों के तनाज़ों में पड़े, और हमने लंदन से MQM को अलग किया कि भाई अब उसके सारे मामला पाकिस्तान से चलेंगे, ये डबल कंट्रोल नहीं होगा कि लंदन से भी चले पाकिस्तान से भी चले। 22 अगस्त के बाद ये मुमकिन नहीं रहा था, तो मैंने 23 अगस्त को
पार्टी को लंदन से अलग करके सिर्फ पाकिस्तान से चलाने का फैसला किया और 31 अगस्त को राब्ता कमेटी ने मेरे इन फैसलों को एंडोर्स किया और 24 अगस्त की सुबह को MQM के बानी जनाब अल्ताफ हुसैन ने भी मेरे फैसले को एंडोर्स करके तमाम कारकुनान को हिदायत की कि वो मुझे ज्वाइन करे और मेरे साथ शामिल हो जाए, क्योंकि फारूक सत्तार का फैसला बड़ी उसमें हिकमत है और वक्त की ज़रूरत है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये सारी बातें थी, लेकिन मैंने तो तनाज़ा खड़ा नहीं किया जब तक मैं 2 साल सरबराह रहा। लेकिन जब मुझे अलग कर दिया गया 2018 में और इंतखाबात हो गए, मेरी सीट भी छीन ली गई कौमी असम्बली की, मुझे तो अब मेरी बुनियादी रुकनीत ले ली गई। तो फिर 2020 में पता नहीं किस पस मंज़र में क्यों, उसके क्या महर्रिकात थे, कोई दबाव था नहीं था, क्यों MQM पाके, तो मैं इसके हक में नहीं था। अच्छा, मैं अब कैसे आ गया इस केस में? तो मुझे लंदन में जो MQM के वकील नज़र मोहम्मद, उन्होंने अप्रोच किया कि देखें भाई, पिटीशन अमीनुल्लाह की है, MQM की है, आपका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपका नाम बीच में लंदन से जो जवाब दावा आया उसमें आपका नाम है कि आपकी कुछ इक़दाम गलत थे, गैर आईनी थे, आपने एक आइन को ज़बरदस्ती छुपाया, उस आइन को मंजूर नहीं किया, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में नहीं भेजा, तो ये आपकी ये सारी जो इक़दाम है वो फिर गैर आईनी हो जाएंगे और एक मुस्तनद अदालत है, अदल और इंसाफ का निज़ाम है, तो आपको वहाँ पर आके इन बातों की वजाहत करनी है। 2 बातों की वजाहत करनी थी, इसलिए मैं आमादा हुआ, इसलिए मैं इस मुकदमे में चला गया और ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस पिटीशन के हक में गया हूं। मैं ना इनकी तरफ हूं, हैदराबाद की तरफ, ना लंदन वालों की तरफ। मैं तो गया था अपनी पोजीशन वाजे करने और मेरी पोजीशन ये थी कि मैंने उनसे कहा कि भाई 2015 में कोई आइन नहीं बना, 2002, 2012 और 2016 में आइन बना। मेरे लंदन MQM के साथी कहते हैं कि 2015 का आइन था जिसको छुपाया गया, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा मेरे 23 अगस्त को MQM को टेक ओवर करना, लंदन से अलग करना और 31 अगस्त को 2/3 से राब्ता कमेटी की अक्सरियत हासिल करके इसकी तायीद कराना, यह अमल गलत था, गैर आईनी था। मैंने वो दस्तावेजात दे दी जिसमें 2/3 की अक्सरियत थी और वो जो उसका पस मंज़र था उस दिन क्या हुआ था, और उसके साथ साथ खुद MQM के बानी ने उसको एंडोर्स किया। अब अगर लंदन इंटरनेशनल जो MQM है वो उससे मुनकिर हो रही है तो फिर ये उनका आउटलुक है। मैंने अपनी पोजीशन वाजे कर दी। अच्छा फारूक भाई, लंदन वाली प्रॉपर्टीज है किसकी? आप क्या समझते हैं कि लंदन की प्रॉपर्टीज बानी मुत्तहिदा से बिलोंग करती हैं या MQM पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज हैं? कतई नजर इसके कि क्या फैसला अदालत का आता है, आपका अपनी राय क्या है? देखिए, मेरी राय यह है, खुद MQM के बानी ने कई बार कहा कि भाई ये मेरी जाती मिल्कियत नहीं है, ये मेरे लोगों की अमानत है जो मेरे पास है और उन्हीं में जाके तकसीम हो गई और इससे उन्हीं को ऐसी इन्वेस्टमेंट हो कि उनको बाकायदा, यानी एक मरतबा बेच के सब में हिस्सा अगर दे देंगे वो मुनासिब नहीं है। इससे जो है वो ऐसा इन्वेस्टमेंट की जाए जिससे कि मुस्तकिल आमदनी का जरिया बने और लोगों को मुस्तकिल जो है वो उनकी तालीम के अखराजात, हायर एजुकेशन के अखराजात या उनको बसाने के अखराजात या उनके माहाना बजट में अगर कोई दबाव है तो उसको, तो ये मकसद था। तो उन्होंने भी कहा हुआ है कि ये उनकी भी मिल्कियत नहीं है, यूरो ट्रस्ट है, कई इसी तरह के 2-3 और ट्रस्ट है जिसके नाम से ये 7 प्रॉपर्टियां हैं। तो ये जब उन्होंने भी ये कमिट किया हुआ है तो मैं समझता हूँ, इसीलिए मैंने ये कहा कि ना अगर केस हैदराबाद जीत गया तो भी मैं समझता हूँ कि ये कजिया रहेगा कि भाई इसका प्लान क्या है, आप इसकी आमदनी को कैसे शोधा में तकसीम करेंगे, इसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, और लंदन के पास ही रहती है तो उनसे। तो मैंने इसीलिए जो गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने दोनों से पूछा कि आप जीते या आप जीते, मैं दोनों में से किसी की तरफ नहीं हूँ, लेकिन बताएं कि आपका प्लान क्या है, इन प्रॉपर्टियों से कैसे आप शोधा के जो उनकी जो हालात हैं उसको कैसे बेहतर करेंगे, उनकी मुश्किलों को कैसे आसान करेंगे, उनको क्या सहूलत इसमें से देंगे, मैंने पूछा। और मैंने कहा अगर आपके पास नहीं है तो 2 आदमी मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी कासिम वहां से आ जाएं और यहाँ से खालिद मकबूल 2 दे दें, 2 आदमी मैं डालता हूँ, 6 आदमी हम सैलानी ट्रस्ट है, JDC है, छीपा ट्रस्ट है, अब्दुल सत्तार एदी ट्रस्ट है, फिर इसके अलावा SIUT है, ये मुस्तनद फलाही इदारे, इनके एक रुकन को लेकर हम 12 अराकीन बैठ जाएं और फिर हम आपस में फैसला करें और इन प्रॉपर्टियों की जो भी आमदनी हो इसको कैसे मैनेज करना, कैसे इन्वेस्ट करना, कैसे लोगों को फायदा देना, मुतासरीन की लिस्ट क्या है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो मैंने कहा बाकी चीजों पे लड़ते रहें, झगड़ते रहें, अपनी अना को एक तरफ रखें, आए कम से कम इस मसले पे ये MQM के सारे धड़े एक हो जाएं और कम से कम इसका कोई हल निकाल ले। अच्छा फारूक भाई, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के फौरी बाद आएंगे, बहुत सारे मामला आपसे पूछने, ब्रेक के बाद आते।
फारूक भाई, आपने एक इल्जाम लगाया है कि 2012 से 2015 के दौरान केकेएफ के अकाउंट में 3 अरब रुपए थे। आगे आपने कहा जिन्होंने जिन्होंने हड़प करना था उन्होंने कर लिया, कौन थे वो? देखिए, मैं ये तो बता सकता हूं कि मेरे सिग्नेचर से वो पैसे नहीं निकले, ना वो और चेक कौन कौन था भुगताए सिग्नेटरी? गए। किसके पास गए मुझे, देखिए किसके पास गए मुझे उसका भी वसूख से अंदाजा नहीं है। ठीक है। लेकिन जो सिग्नेचरीज थे खिदमत खल्क के अकाउंट को जो ऑपरेट करते थे उसमें से मैं एक था और 2 मेरे और साथी थे। मैं उनका नाम अभी नहीं लेना चाहता। देखें, ये इंक्वायरी किसी ज़माने में एफआईए के पास भी रही। जब मैंने एमक्यूएम को लंदन से अलग किया, केकेएफ का निज़ाम भी मैंने संभाला, तो मुझे मेरे हिस्से में केकेएफ के जो पैसे आए वो 3 करोड़ थे। हाँ, मुझे याद है 2013 में 2-2.5 अरब रुपए ज़रूर थे। और वो 2-2.5 अरब का भी मैंने सुना कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो पैसे भी निकलते चले गए और 2014 में भी वो चंद करोड़ रुपए रह गए। और जब 2016 में मैंने टेक ओवर किया तो 3 करोड़ रुपए थे। हमने कुर्बानी की खाले जमा नहीं फारूक की, भाई, अभी ज़कात बहुत अहम फितरा सवाल नहीं ये आता है, दिया, आप कहते हैं हमने 3 अरब बचत रुपए थे और 2 साथी आपके साथ और थे जो सिग्नेटरी थे। 2-2.5 अरब रुपए थे, जितने भी अरब थे अरबों में पैसे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो खिदमत खल्क के कामों में इस्तेमाल हुए या लोगों ने करप्शन के लिए किसी और पर्पस के लिए उनको निकाल लिया? आप डिप्टी कन्वीनर होते हुए कैसे जिम्मेदारी से जो है वो बरी जिम्मा हो सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए, डिप्टी कन्वीनर का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी पार्टी में सही हो रहा है गलत हो रहा है वो मुझसे पूछ कर हो रहा है, मुझे बताकर हो रहा है और उसमें मेरी जिम्मेदारी है, मेरे डोमेन में वो चीज़ें आती हैं। तो ये तो बिल्कुल एमक्यूएम के तरीक़ेकार को ज़रा समझ ले जो शुरू से रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हो सकता है कि इसमें से भी कुछ पैसे या ये सारे पैसे जो गए और निकले वो भी किसी तरह लंदन गए और जो कुछ 7 प्रॉपर्टियां खरीदी गई उसमें से 1-2 प्रॉपर्टी इन पैसों की खरीदी ये गई। कब खरीदी तो गई मैं थी चूंकि फारूक मुझे भाई, वो कुछ बता ट्रेल नहीं पाएंगे आप ये पता प्रॉपर्टीज कब ली गई थी? देखिए, मैं सुनता रहा था, मैं उस खरीदारी में कहीं शामिल रहा, ना मुझे शरीक किया गया, ना मेरे इल्म में था। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता कि यूरो ट्रस्ट बना था, कोई एक आध और ट्रस्ट बना था और लंदन के ही राब्ता कमेटी के अरकान पर मुश्तमिल था। और उनमें से 2-3 ट्रस्ट अगर थे तो उनमें से 2 ट्रस्ट में कम से कम जो है वो एमक्यूएम के बानी भी जो है वो उस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। अब ट्रस्ट के ट्रस्टी होने का मकसद है कि भाई किसी की अमानत है, उसको आप पर एतमाद करके वो ट्रस्ट बना के आपने वो अमानत रखी हुई है। मुझे 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 यकीन है कि ये जिनकी अमानत है उनको लौटाई जाएगी, उनके ही लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब ये मुझे नहीं पता कि ये पैसे किसने भेजे, कहाँ गए, किसने चेक भुगताए। हाँ, चेक पर साइन किसने किए ये मेरे इल्म है, लेकिन मैं वो भी मुनासिब नहीं समझता कि उनके नामों को आपके सामने जाहिर करूँ। इतना मेरे दिल में, हाँ, ये इतना मेरी सीने में रहने दें इन बातों को। अच्छा चलें, वसीम अख्तर कहते हैं फारूक सत्तार साहब अजीबो गरीब बातें करते हैं, अजीबो गरीब मुतालबात करते हैं, कैसे मान सकते हैं? कोई अजीबो गरीब बात की है कभी आपने उनसे? देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ कि पार्टी में खराबी बिगाड़ को दूर किया जाए, पहली बात तो ये मुतालबा नहीं है, पहली बात तो ये कोई शर्त नहीं है, ये तो एक तजवीज़ और राय है जिससे कि हमारी आखिरत भी सुधरेगी और हमारी दुनिया और एमक्यूएम दोबारा अपने पैरों पे खड़ी होगी, लोगों के साथ दोबारा से कनेक्ट करेगी अपने आप को, लोगों के का एतमाद जो है वो दोबारा कायम करेगी। और जो गलतियां हुई हैं उसकी माफ़ी मांगना, मैं और खालिद मकबूल अगर एक जगह खड़े हो जाएं और हमसे जो गलतियां उसकी माफ़ी मांगे, उसका एहसास करें, लोगों को उसके इजाले का वादा करें। और फिर जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ, जो अपने मोहल्ले के 50 लोगों को जमा नहीं कर सकते, अपने ख़ानदान के 50 वोट नहीं ले सकते, मुझे लगता है कि फिर हम ऐसे लोगों को थोड़ा साइड पे करके कोई बातचीत चल रही है फारूक भाई आपस में इत्तेहाद के लिए, कोई साथ बैठने के लिए अगले इंतखाबात के लाएमल के लिए? 50% से 65% इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के राब्ता कमेटी और पार्टी के तमाम शोबों में हम 35 साल से 40 साल से कम उम्र के नौजवानों को, नए चेहरों को और नई क़यादत को हम सामने ले आए। उसी से हमारा एतमाद कायम होगा कि भाई हम अब जो हैं वो हमारी उम्रें जो हैं वो अब उस तरफ जा रही हैं कि एक ना एक दिन पार्टी की बागडोर हमें किसी के हाथ में देनी है। तो क्यों ना हम 10 साल की नई क़यादत लोगों के सामने ले आएं। लोग कहेंगे कि ये इनकी ज़ाती मिल्कियत और इजारादारी नहीं है, ये कौम की, महाजरों की, मजलूमों की, एमक्यूएम के वोट बैंक की अमानत है। और ये सारी बातें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से जब NA 245 का बाई इलेक्शन हो रहा था, सारी बातें हुई, उन्होंने सारी बातें मानी, ना मुतालबात थे ना शराइत थे। और हाँ,
एक चीज मेरी जरूरत थी कि जब इन सारी बातों को मानकर आप मुझे वापस ले जाएंगे तो थोड़ा इज्जत और मान के साथ ले जाएं। मुझे आपने पार्टी से मेरी बुनियादी रुकनीत से खारिज किया है, तो एक कारकुनों का इजलास हो, मेरे 1000 आपके 2000 कारकुनान आए और वहां हम एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे के साथ जो है वो बाहों में बाहें डालकर लोगों को कहें कोई तकसीम नहीं, तो कोई बातचीत रुक इंतशार गई, नहीं, अभी भी चल रही है फारूक? हमारी गलतियां थी हम उसकी। देखिए मैं अब मेरे उनके दरमियान तो तात्तुल आ गया, क्योंकि वो कहते थे कि उनको किसी ने मना कर दिया कि अभी फारूक भाई को ना लें। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस वक्त ये कौमी ज़रूरत भी है कि कराची में MQM के धड़ेबंदियाँ, MQM की तकसीम और इंतशार अल्लाह ना करे ये कराची को गैर मुस्तहकम करेगी, और अगर कराची गैर मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होगा। तो एक चीज मुझे फारूक भाई बिल्कुल आखिरी बता दें, MQM के धड़ों को, फारूक भाई बिल्कुल आखिरी चीज है, कामरान टेसूरी साहब की वजह से हमें जो मालूम है कि आपके MQM से इख्तलाफात में बहुत सारी वजह में एक ये वजह भी थी, कामरान टेसूरी साहब अब उनके गवर्नर बन गए हैदराबाद के, आपकी मर्जी से बने हैं, आपकी मर्जी के बगैर बने, कैसे बन गए आखिर? देखिए मेरी मर्जी के बगैर, मेरे इल्म में नहीं था, मुझे अंदाजा हो रहा था कि कुछ हो रहा है, कि शायद वो पार्टी में वापस जाएं, शायद पार्टी में वापस जाने के बाद उनके गवर्नर बनने से पहले भी मुझे अंदाजा था कि वो शायद गवर्नर बना दिए जाएंगे और MQM इस पर राजी हो जाएगी। तो ये तो देखें, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि कहीं वो कहते हैं ना कि जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो देखिए चले, मैं उन्हें सेनेटर नहीं बना सका, इन्होंने गवर्नर बना दिया, और उनकी वजह से मुझे पार्टी से अलहदा किया गया, उनको ले लिया गया। मैं अच्छा, कारकुनों में एक बहुत बड़ी बगावत जन्म ले रही है, और अभी भी 2 रोज कबल या एक अभी जो इजलास हुआ था उसमें बाकायदा 35 लोगों की शील्ड में खालिद भाई को इजलास में ले जाया गया। इसका मतलब उन्हें यह खदशा था कि अब कारकुनों में जो बगावत हो रही है, कारकुनान ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ, हमसे मशवरा होता नहीं, जबकि एक इजलास में खालिद भाई ने कहा था कि कारकुनों से मशवरा होगा, उसके बाद फैसले होंगे, और बहुत सारे अहम फैसले PTI को छोड़ने के, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने के, उधर भी वजारतें लेने के, इधर भी वजारतें लेने के, वहां भी इख्तिदार, यहाँ भी इख्तिदार, ये सारे फैसलों से MQM की साख आसमान से अब जमीन पर आ गई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।